तो आपने रिजेक्ट किया किसी को? बहुत शौक। हाँ। बट ये भी था क्योंकि जब मैं स्कूल में थी मेरे साथ मतलब ऐसा हुआ था कि 9th क्लास में मेरा एक बॉयफ्रेंड था, मैं नाम नहीं लूँगी उसका, तो हम आई थिंक रिलेशनशिप में थे लगभग 5-5.5 साल। ना तुम्हारा नहीं होगा, सोचो मत। ओ भाइयों, ये संगती बातें बनने। बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक कोविड के टाइम पे उसकी ना कार एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई थी। जो मतलब वो ट्रॉमा था ना, वो सारा मैंने अपनी पढ़ाई में चैनलाइज कर दिया। तुम ट्रॉमा से गुजर के पढ़ाई से दूर चले जाते हो, एंड दिस इज हाउ जो प्रो खिलाड़ी होता है ना। अतुल भाई, मेरी 18 प्रपोजल वाली बात काटनी पड़ेगी आपको, No. ठीक है? वो कटी जाएगी बात। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। 18 प्रपोज मारे थे मैंने 2 साल के अंदर। बंद करो हाथ जोड़ के। मैंने बोल दिया, लेकिन एक झूठ बोला। वो आई थिंक मैं यहाँ पे पहली बार ओपन कर रहा हूँ, किसी को नहीं पता है, मेरी फैमिली है, सच में नहीं पता है। लेकिन जब आपकी किस्मत खराब हो ना तो लग जाते हैं आपके भाई। काउंसलिंग ही नहीं हो रही थी मेरी। तो ये कॉन्फिडेंस बेटा मैं तुम लोगों में देखना चाहता हूँ कि तुम इतने कॉन्फिडेंस हो जाओ, इतने मौक लगा लो कि तुम्हें पता चल जाए कि पेपर देने के बाद तुम इतनी श्योरिटी हो कि हाँ भाई कि मैं आईजस तो जा रहा हूँ या नाइजस जा रहा हूँ। कौन सी रैंक है क्या आई डोंट नो, बट मिलेगा। भैया जल्दी जल्दी पनवेल निकलना है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो सच में दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, रियलिटीज दिमाग नहीं काम कर रहा था। और वो क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि भाई प्रेशर इतना था, खाना खा के गया था, समझ ही नहीं आ रहा था करूँ क्या। मैं खूब नहीं, खाने के साथ भी कंप्रोमाइज नहीं करता। तू भी हंस रहा है ना, हंस रहा है ना, मैं ही हंस रहा हूँ, तुझे कुछ कर। तो आपका मतलब है कि आपको डिस्ट्रैक्शंस फेस नहीं करने पड़े अपनी 11वीं 12वीं में? डिस्ट्रैक्शन देखो होते ही है सबकी लाइफ में, ये तो डरना है नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन उन डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट जो हो जाता है वो दिक्कत है। लेकिन मैं डिस्ट्रैक्शन में रहता हूँ जब तक मेरा मन करता है, जब तक मेरे को मजा आ रहा होता है। अब मुझे आना पड़ेगा, स्वागत तो करो हमारा। और बताना पड़ेगा कि यू आर जैसे इन जैसे टीचरों की वजह से कंपनी चल रही है। विवेक भाई हैज वेरी मिनिमल रोल, वो बस वो देखते रहते हैं इधर उधर। नजर उतरवाओ हमारी। हेलो बच्चों, तो अब आप लोग भी 10th से 11th का ट्रांजिशन फेस कर रहे होंगे और मुझे पक्का यकीन है पड़ोस की आंटियां और अंकल पूछ के आप लोगों का अभी तक सर खा चुके होंगे कि बेटा तुम साइंस लोगे या कॉमर्स या आर्ट्स लेके निकम्मे ही बनोगे, और अगर साइंस लोगे तो उसमें भी मैथ्स लेके इंजीनियरिंग करोगे या बायो लेके डॉक्टर बनोगे। अब तुम लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये ट्रांजिशन हैंडल कैसे करें, क्योंकि 10th के सिलेबस में और 11th-12th के सिलेबस में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो यही कंफ्यूजन आप लोगों के मेंटर्स भी तो फेस किए थे। तो आज इस वीडियो में हम उनकी जर्नी जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपके फेवरेट ऑर्गेनिक सिंह को बुलाते हैं, यानी कि पार्थ भैया, हमारे सिंह इज किंग। आ जाइए। तो भैया यार आप सबसे पहले बताओ कि आपने कहीं ना कहीं जो 10th और 11th का ट्रांजिशन जो फेस किया था, हाँ, वहाँ पर आपकी कितनी हालत पतली हुई थी? मेरी हालत देखो ऐसा है कि मैंने 9 से सेल्फ स्टडी स्टार्ट तो कर दी थी। लाइक मैं उतना ख़राब नहीं था पढ़ने में। 9 से पहले बहुत ख़राब था, लेकिन 9 से मैं थोड़ा सीरियस हो गया था। मुझे काइंड ऑफ सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा लगने लगा था, इंटरेस्ट आने लगा था। लेकिन जब 10वीं से बच्चा 11वीं में जाता है ना, तब जब फिज़िक्स में काइनेमेटिक्स आता है और आपके ट्यूशन वाले जो टीचर्स हैं वो आपको DC पांडे जैसे बुक्स के न्यूमेरिकल्स कराते हैं, तो आपकी आंखों से पानी नहीं खून निकलता है, ठीक है? और आप ये सोचते हो कि अभी भी वक्त है यार, कॉमर्स ले लेता हूँ या ह्यूमैनिटीज़ या फिर आर्ट्स ले लेता हूँ। बट देयर इज़ वेयर यू विल लूज़ द बैटल, क्योंकि आप वहाँ से पहले ही बाहर हो जाओ। देखो मुश्किल चीज़ें करनी क्यों होती हैं? मुश्किल चीज़ें इसलिए करनी होती ताकि आप अपने दिमाग के थ्रेशोल्ड का, अपनी कैपेबिलिटीज़ के थ्रेशोल्ड को आगे बढ़ा सको। अगर मैं भी 11th में डर के, क्योंकि मैं तो फेल हो गया था 12th में, बाय द वे 11th में, 12th में नहीं, 11th में हाफ ईयरलीज में आई वाज। डिसाइड कर लो किसमें फेल हुए थे, 11th या दोनों में? 11th में फेल यार, 11th में फेल हुआ था मैं मैथ्स में, हाफ ईयरलीज में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप की मैथमेटिक्स अचानक आ गई। 10वीं में मुझे एक दीदी पढ़ाती थी, उनकी शादी हो गई थी, तो 10वीं के बाद से फिर मैं ऐसे बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि साइंस छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरा बड़ा भाई ऑलरेडी कॉमर्स ले चुका था। एंड वो सबके साथ होता है, गेस आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स खुद साइंस बैकग्राउंड से होंगे,
तो उनके मन में एक्सपेक्टेशन होगी कि हमारा बच्चा वो चीज़ें करेगा जो शायद हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, या फिर जो आज के टाइम पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बच्चा ट्राई करेगा। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो खुद IITs NITs एम्स वगैरह के बैकग्राउंड से होंगे, तो वो तो मतलब जानते हैं हर चीज़। तो हो सकता है कि अगर वो बोल रहे हैं तुम्हें कि भाई तुम भी ये सेम चीज़ करो तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर हो। तो ऐसा ही प्रेशर कुछ था मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे फादर साइंस बैकग्राउंड से थे, उन्होंने बायो ले रखी थी और बायो उनके लिए उतनी फ्रूटफुल नहीं थी। उनका ऐसा एक्सपीरियंस था कि मुझे मैथ्स लेना चाहिए, और उस टाइम पे जब हमें समझ नहीं होती तब हम दूसरों के डिसीजंस पे ही निर्भर करते हैं, बिकॉज हमें पता ही नहीं कि अगर मैं अपनी मन से बायो ले लूँगा, कल को कोई दिक्कत हो गई तो हु इज़ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल। तो हम इसीलिए जो हमें बोलते हैं बड़े लोग हम कर लेते हैं। एंड देयर कम्स द JEE नीट बैटल या रेस, जिसमें आप लोग कूद तो जाते हो। 10वीं से बच्चे कोटा चले जाते हैं, 11वीं से चले जाते हैं, तो कोटा जाके क्या होता है। और जैसा कि हमारे प्यारे जीतो भैया ने बोला था कि कोटा के अंदर से बच्चे तो निकल जाते हैं, लेकिन कोटा सालों तक उनसे नहीं निकलता। मेरी एक ऑनेस्टली बताऊँ, मेरी सबसे पहली स्टूडेंट, शी इज़ रियली गुड स्टूडेंट, बहुत अच्छी थी पढ़ने में, लेकिन जस्ट बिकॉज फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते थे बच्चे नीट वाले, क्योंकि मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं होता था, तो वो बहुत मेहनत करती थी, लेकिन उसने 3 साल लगातार ट्राई किया, नीट के लिए नहीं निकला, एंड उसको आज तक उसका ट्रॉमा है। नाउ शी इज़ डूइंग समथिंग, शी इज़ डूइंग ग्रेट, बट आज भी उसकी हेल्थ कंडीशंस में वो चीज़ इतनी ज़्यादा इनकॉर्पोरेट हो गई कि अब उसको सीरियस इलनेस हो गई है उससे। तो अगर ऐसी लाइफस्टाइल जीनी पड़ेगी, अगर तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, दैट टू तुम्हारा मन ही नहीं है वो करने का, तो भाई इट्स वेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10वीं के हो, 11वीं के हो, सबसे पहले ये जान लो कि तुम्हें क्या नहीं करना मेरे हिसाब से। एंड वो मुझे पता था कि मुझे टीचर ही बनना है। 11वीं में मुझे समझ आ गया था कि आई वांट टू टीच। ये मेरा थम था बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग कि भाई ये नहीं हिलेगा। और पढ़ाना क्या है वो मुझे नहीं पता था अभी, कि भाई साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो, मुझे टीचिंग पसंद है, मैं टीचिंग ही करूँगा, ठीक है। तो ये पता था। दूसरा पता था कि मैं साइंस से बैकआउट नहीं कर सकता। और तीसरा, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे टीचर्स अच्छे मिले। हाँ, शास्त्रा जैसा एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन अगर मिल जाता तो शायद 12वीं के बाद जिन एग्जाम्स के बारे में हमें पता नहीं होता, तो तुम्हारे पास तो अभी से मौका है ना बच्चों। तो व्हाट यू कैन डू एक्चुअली इज़, आप अभी से अवेयरनेस को समझ के फैसला ले तो आपके लिए सही साबित होगा। सो दिस इज़ व्हाट, मेरी हालत पतली हुई, यस, लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता था, जैसे शायद आप भी नहीं हट पाओगे। हाँ, ये तो है। तो ये चलो, ये तो सीरियस बात तो हो गई। हाँ। अब कुछ मजेदार किस्से बताओ अपने लड़के के। कोई तो बिलछर्रे आपने भी उड़ाए होंगे। 18 प्रपोज मारे थे मैंने 2 साल के अंदर अंदर। तुम समझ रहे हो क्यों? बताता हूँ। जब भी मुझे कोई पसंद आता था ना, तो मेरी पढ़ाई में ना डिस्टर्बेंस होती थी, क्योंकि मैं सोचता था यार कितनी खूबसूरत है यार। और उस टाइम में बहुत ऑनेस्ट होता है बंदा। हाँ, ये तो है, इनोसेंट। बहुत इनोसेंस होती है, विच आई हैव लॉस्ट नाउ ऑब्वियसली। जब आदमी प्रो खिलाड़ी बनता है तो इनोसेंस चली जाती है, लेकिन तब इनोसेंस थी। तो मुझे जब भी ऐसा होता है पढ़ाई नहीं हो रही है यार, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो मैं सोचता था कि एक काम करता हूँ, बोल देता हूँ। अगर हाँ बोला तो मजे, लेकिन अगर ना बोला तो भी मेरा थोड़ी ना कुछ जाना है, पढ़ाई पे फोकस कर पाऊंगा बेटर। तो मुझे लगा वो ज़्यादा था लोगों से, उसमें कुछ बुराई नहीं। ये होता है, ये आपके साथ भी होता होगा। आपका कोई क्रश होगा, या फिर आपको किसी से अटैचमेंट हो जाता होगा। और भी डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, किसी का गेम हो सकता है, PUBG में लगा रहता हो, कोई हो सकता है बाहर घूमने की आदत हो किसी को स्पोर्ट्स का एडिक्शन हो सकता है, राइट। ऑल इन ऑल आपको हर चीज़ बैलेंस ही करनी है बेटा। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई काम बिल्कुल ही ख़राब है। अनलेस आप किसी को हार्म कर रहे हो फिजिकली मेंटली, आप खुद को हार्म कर रहे हो फिजिकली मेंटली, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग शुड बी डन। कि जब आप जैसे जैसे बड़े होगे ना, वैसे वैसे आपसे पूछेगी दुनिया कि भाई जो इन्वेस्टमेंट तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम पे किया, जो उम्मीदें हमें तुमसे थी, उसका तुमने हमें कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया भी है या नहीं। एंड देयर इट बिकम सीरियस। मैम, मेरे से तो आपने बहुत सवाल पूछ लिए जी, लेकिन बीइंग एन बायोलॉजी एक्सपर्ट, आप इन बच्चों को जो फिलहाल बायो में इंटरेस्टेड हैं और इनको लगता है कि ये बायो में अगर ये जाते हैं, PCB लेते हैं, तो इनके पास पहला ऑप्शन बचता है मेडिकल। लेकिन अगर इनको लगता है कि यही एक मात्र ऑप्शन है, तो इनको आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो सर, मैं अपना यहाँ पर एक एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे मेरे पेरेंट्स को हमेशा से था कि बच्ची साइंस लेगी। मुझे क्लास 11 से पता था कि मुझे रिसर्च करना है, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था साइंस में, साइंटिफिक फील्ड में। उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, मुझे बस ये था कि रिसर्च में जाना है। बट मेरी टीचर्स कहती थी कि स्कूल टॉपर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल चैम्पियन है, पढ़ाई में गोल्ड मेडलिस्ट है, तो तुम डॉक्टर
हाँ थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं ना, इतनी मेहनत कर रही है। तो फिर वो कहते थे कि तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनते, और मैंने घर वालों की बात सुन सुन के आई थिंक नीट में कम से कम 619 नंबर आए हुए थे। तो मैं हंसराज में थी, तो मेरे पापा, जैसे हम लोग तो कश्मीरी माइग्रेंट है, तो हमारे काफ़ी जानने वाले लोग जो अभी भी कश्मीर में हैं, तो उनके लाइक रिलेटिव ने बोला था कि वो ना इसको आप IIT का एग्ज़ाम क्यों नहीं दिलवाते। राइट। तो फिर मुझे भी नहीं पता था आईसर क्या होता है, मैंने कहा चलो यार दे ही आता हूँ। तो 3 महीना मैंने पढ़ा, बहुत पढ़ा, मतलब मैं ऐसा होता था कि मैं मम्मी को बोलती थी कि मेरे रूम के बाहर ताला लगा दो, जब खाना डालना होगा सिर्फ टेबल पे छोड़ देना, बाकी ताला मार दो। या जब वॉशरूम जाना होता था तो वॉशरूम तो अटैच था, तो रूम के बाहर नहीं जा पाती थी, और उस टाइम हमारे पास कोई फ़ोन या लैपटॉप तो नहीं होता था। तो फिर मैं बैठ के सुबह मैं 8 बजे किताब खोलती थी, 2 घंटा पढ़ती थी, फिर अपना फ्रेश हो गया, नाश्ता वास्ता कर लिया, रात के 3 साढ़े 3 बजे तक मैं बैठ के पढ़ती थी। जब मैंने एग्ज़ाम देने गई, मैंने पापा को कहा पापा यार मुझे तो लग नहीं रहा मेरा सिलेक्शन होने वाला है, मैथ्स भी आती है। पापा कहते तू जा तो एग्ज़ाम में बैठ। तो नेक्स्ट डे जब काउंसलिंग का टाइम आया, नीट भी निकल गया, IIT भी निकल गया, अब मैं ऐसी थी कहाँ जाऊँ। तो मेरे पापा ने फिर उस टाइम बोला तुम्हें करना क्या है, मैंने कहा मैं आईसर जाती हूँ। तो मैं आईसर गई, फिर मैंने रिसर्च देखा, समझा। तो आपने रिजेक्ट किया किसी को? बहुत लोगों को। बट ये भी था क्योंकि जब मैं स्कूल में थी मेरे साथ मतलब ऐसा हुआ था कि 9th क्लास में मेरा एक बॉयफ्रेंड था, मैं नाम नहीं लूँगी उसका, तो हम आई थिंक रिलेशनशिप में थे लगभग 5 साढ़े 5 साल। ना तुम्हारा नहीं होगा, सोचो मत। बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक कोविड के टाइम पे उसकी ना कार एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई थी। तो उसके बाद फिर हाँ, तो वो मैं कॉलेज में ही थी, तो वो भी एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हिट करी थी। उसके बाद मैंने कहा यार जो मतलब वो ट्रॉमा था ना, वो सारा मैंने अपनी पढ़ाई में चैनलाइज कर दिया। हमारे विवेक भाई को ही देख लो, विवेक भाई ने हमारे, आप जिस उम्र में पढ़ाई कर रहे हो, जिस उम्र में आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है, उस उम्र में विवेक भाई ने हमारे जैसे टीचर्स को नौकरी दे रखी है, तुम समझ रहे हो। सो दैट शुड बी द पैशन। अब मुझे आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि यू आर फायर्ड। जैसे इन जैसे टीचरों की वजह से कंपनी चल रही है। विवेक भाई हैज़ वेरी मिनिमल रोल, वो बस वो देखते रहते हैं इधर उधर। नजर उतरवाओ हमारे। तो बच्चों इसीलिए यहाँ सारे टीचर्स को एक साथ बुलाकर ये सारे क्वेश्चंस पूछ के आप लोगों को बता के, शायद आपको लगा होगा कि बहुत सारी कुछ ऐसी बात तो नहीं बताई जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए या जिससे फाइनली मेरे पेरेंट्स कन्विंस हो जाएं, बट आप अगर कन्विंस हो जाते हैं, अगर आपके मन में कोई मलाल नहीं रहता है इस चीज़ को लेकर कि मुझे साइंस लेनी है, मुझे PCM लेनी है, मुझे PCB लेनी है, आपको मेडिकल जाना है, आप जाओ। आपको डॉक्टर बनना है, बनो। आप एक ऐसे वेटरन बनो कि इंडिया में आपसे बेहतर कोई एनिमल्स का डॉक्टर हो ही ना। आपका पैशन है, आप फॉलो करो। लेकिन अगर आपका पैशन नहीं है तो ब्लाइंडली किसी फील्ड में घुसने से पहले उसके प्रोज कॉन्स आपको पता होने चाहिए। अवेयरनेस हर एग्ज़ाम के बारे में होनी चाहिए। जैसे मैम ने बताई कि IIT का एग्ज़ाम अगर मैम को नहीं पता होता, शायद वो आज वो चीज़ें नहीं कर रही होती जो शायद आज करके वो खुश हैं अपनी लाइफ में। मैम मेरा तो हो गया, लेकिन अब बाकी सवालों के जवाब आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे हिमांशु भैया से। तो बुला लेते हैं उनको। हिमांशु भैया आ जाओ। आ जाओ भैया। हेलो सर, कैसे हो? हेलो मैम, कैसी हैं? क्यों बढ़िया। ये वो है जिनको उस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज है जिसमें मैं 11th में फेल हुआ था, और जो मेरे पास 11th में थी नहीं। बिल्कुल। तो हुआ क्या था कि अभी तक तो कुछ पूछती ही नहीं। पूरा पूछ सकते। पूछे। तो भैया बताओ आपने मैथ्स क्यों ली? तो मैथ्स यार, मतलब मेरे जो टीचर्स थे 9th 10th के, पता नहीं मेरे को अच्छे लगे या मेरी 8th क्लास से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैथ्स थी। उसके बाद मेरे पापा जी ने मेरे को एक हॉस्टल में रख दिया था। वहाँ पे मतलब 8th में मेरा हिंदी मीडियम बोर्ड था और 9th में मैं इंग्लिश मीडियम बोर्ड में गया। तो पूरी क्लास में मैथ्स में मेरे हाईएस्ट, साइंस में मैं फेल हूँ। तो काफ़ी बड़ा, मतलब टीचर्स भी सोच रहे हैं जो मतलब मैथ्स में टॉप ला रहा है वो साइंस में कैसे फेल हो गया। लेकिन पता नहीं बोर्ड में A1 बन गई, जिससे 9.8 आ गई। इंग्लिश में मेरी कम थी, A2 थी। तो 11th में मैं कोटा चला गया। तो कोटा में स्टार्टिंग में भाई कुछ समझ नहीं आया करना क्या है, कैसे करना है। बस वो एक, मैं रियली बता रहा हूँ, एक जो दौड़ थी ना कि सब मैथ्स जेई, तो मैं उसी दौड़ में फ्लो हो गया, गो विद द फ्लो। मुझे कुछ नहीं पता था। IIT नेक्स्ट की अगर जानकारी होती तो हो सकता है मैं वहाँ होता भी नहीं। तो 12th में मेरे को जो मैथ्स के सर मिले थे ना, वो काफ़ी अच्छे थे। तो उनसे मेरा काफ़ी एक कनेक्शन बैठा और काफ़ी बढ़िया तरीके से समझ आने लगा।
तो मेरी 12th की मैथ्स बहुत मजबूत हो गई वहाँ से। क्योंकि एक मैं बताऊँ ना, ये जो ट्रांजिशन होता है ना ड्रॉप का डिसीजन, सच में बहुत क्रूशियल होता है। मैं भी बहुत सोच रहा था, क्योंकि ये हम नहीं लेते हैं, हमारे मन में चल रहा है कि मेरे माँ बाप के पैसे जा रहे हैं, मैं कोटा जाऊँगा दोबारा, वहाँ पे मेरे माँ बाप के पैसे खर्च होंगे और फीस जाएगी, वो दिमाग में चल रहा होता है। तो अब हुआ नहीं हुआ फिर भी नहीं हुआ। तो अब उसकी भी एक ड्रॉपर्स क्या हाल है? बट पता है दिक्कत क्या आती है कि जो एग्ज़ाम के 3 आवर्स होते हैं ना, वो किसी को नहीं पता है किस तरीके से जाएंगे। अब वही 3 आवर्स मेरे इतने गंदे गए लाइफ के, मैं कह नहीं सकता। सर पता है क्या क्वेश्चन आया था, आप रिलेट कर पाओगे। एक डिटर्मिनेंट है, उसमें एक एक्स था, इक्वल टू 0 थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मैं सर उस क्वेश्चन के मैं 5 मिनट लगाए और एक्स की वैल्यू ही नहीं निकल रही है। ऐसा दिमाग खराब हो गया उस पेपर में मेरा। काश इन्होंने शास्त्रा के मॉक टेस्ट दिए होते। काश तब शाइस्त्रा आई थिंक था भी नहीं, 2018-19 की बात है, लेकिन काश होता, तब काश होता तो फिर मज़े ही आते। तो मैंने साफ बोल दिया कि नहीं होने वाला। घर पे मैंने बोल दिया, लेकिन एक झूठ बोला, वो आई थिंक मैं यहाँ पे पहली बार ओपन कर रहा हूँ, किसी को नहीं पता है, मेरी फैमिली सच में नहीं पता है, ड्रम रोल। सच में किसी को नहीं पता है। मैंने घर पे बोला, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं बोलूँगा ख़राब गया है, क्यों गया है, कैसे, रैंक तो अच्छी आती थी। मैंने बोला कि एक्चुअली मेरा था इवनिंग शिफ्ट में पेपर, तो मैंने बोला खाना ज़्यादा खा के गया था, वॉमिटिंग हो गई, उस चक्कर में ख़राब हो गया। तो सच में दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, रियलिटीज़ दिमाग नहीं काम कर रहा था। और वो क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि भाई प्रेशर इतना था, खाना खा के गया था, समझ ही नहीं आ रहा था करूँ क्या। मैं नहीं, खाने के साथ में कंप्रोमाइज़ नहीं करता, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो क्यों आया भाई, मैंने जो 13 या 14 फरवरी को, तो जनवरी और फरवरी का जो टाइम पीरियड था ना, मोर देन 50 मॉक लगा है। सुबह मॉक लग रहा है, शाम को मॉक लग रहा है। इसकी रियलिटी मेरी एक फ्रेंड है, उसने मेरे को खुद बताई कि यू आर ट्रूली डेडिकेटेड, कि आप जिस तरीके से स्टडीज ओनली स्टडी नॉट टू मी, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग। वो जितने डेडिकेटेड हो, वो उससे मतलब है कि अगर तुम मेहनत में लग जाओ या फोकस्ड हो जाओ, तो फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको तुम पा नहीं सकते। क्रेडिट देना चाहोगे? ना नहीं क्रेडिट है उसको, मैं तक को मैं चलो यार, हिमांशु सर की तो रामायण खत्म होगी, अब बच्चों के फेवरेट पोकी भैया की महाभारत शुरू करवाए। बिल्कुल बिल्कुल, बुलाते हैं आपके फेवरेट बायोलॉजी मेंटर को, आकाश भैया, आइए। ये लीजिए। तो भैया यार चलो बताओ, आपके 11th-12th के कोई मजेदार किस्से, आप भी बायो में फेल हुए थे क्या? नहीं यार, देखो मेरा जो है सब प्लेन रहा है बिल्कुल। मैं बहुत प्लेन भी है। मैं बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स में नहीं रहा हूँ। मैं पहले से ही इतना डरा हुआ सा रहता था कि मैं पहले ही डाउन मच। तो आपका मतलब है कि आपको डिस्ट्रैक्शंस फेस नहीं करने पड़े अपनी 11वीं 12वीं में? डिस्ट्रैक्शन देखो होते ही है सबकी लाइफ में, तो सर नहीं, लेकिन उन डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट जो हो जाता है वो दिक्कत है। लेकिन मैं डिस्ट्रैक्शन में रहता हूँ जब तक मेरा मन करता है, जब तक मेरे को मज़ा आ रहा होता है। तो जब मुझे लगता है लिमिट क्रॉस हो रही है, वैसे ही मैं डिस्ट्रैक्शन से पीछे हो जाता हूँ, गोस्ट कर। मैं ऐसे इम्प्रोवाइज करता रहता हूँ। अभी सर ने हमारे साथ पार्टियां करनी बंद कर दी। ठीक है। तो मैथ्स और बायो में आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको बायो लेनी है? मेरा ऐसा था कि मेरा 10th में अच्छा स्कोर था, तो मेरे जो टीचर थे, जो मेरे क्लास टीचर थे 10th में, मैंने स्कूल चेंज किया था ना, ट्रांसफ़र हुआ था, तो उन्होंने बिना पूछे मेरे को मैथ्स और बायो दोनों दिला दी थी। अच्छा। पर मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट बायो की तरफ था, क्योंकि मैं पहले से ही बायो बहुत मतलब पढ़ने लगा था। 9th-10th क्लास से मेरी मतलब 9th क्लास से मेनली मैं काफ़ी बायो पढ़ता था, तो मेरा था कि बायो ही पढ़नी है, तो इसलिए मैंने फिर वो मैथ्स हटवाया। तो ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं सर मुझे बायो में इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं रिसर्च में जाना चाहता हूँ। तो आपने एक बार बच्चों को समझाया था लास्ट ईयर, वही मैं चाहता हूँ इनको भी समझाओ कि बायो में इंटरेस्ट होना और बायो पढ़ना अच्छा लगना दोनों में फ़र्क होता है। वही देखो यार, अगर करियर को चूज़ करना है ना, हाँ, तो बहुत क्रिटिकली सोचना पड़ता है। जैसे अगर तुम्हें बायो पढ़ना बहुत पसंद है और तुम्हें लगता है कि तुम आगे उसी फील्ड में जाना चाहते हो, तब तो तुम वही करो। लेकिन तुम्हें ये है कि मुझे ISC भी जाना है ना, मुझे और किसी बहुत बढ़िया कॉलेज में जाना है जिसकी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में ही मैथ्स है, हाँ। तब तो तुम उसको नहीं स्किप कर सकते ना। और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें बायो पसंद है
तो तुम मैथ्स को बिल्कुल नापसंद करते हो, है ना, क्योंकि हायर लेवल पे तो बायो में बहुत मैथ्स है ना, जितना भी डाटा इंटरप्रिटेशन सारी चीज़ होती है उसमें मैथ्स ही लगती है। तो मैथ्स बेसिकली हेल्प करता है हर चीज़ में। तो भले ही तुमको बायो पसंद है, लेकिन तुम्हें मैथ्स को भी साथ में लेके चलना पड़ता है, क्योंकि ये एज अ होल साइंस है। हाँ बायो में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के एप्लीकेशंस लगते ही हैं, है ना, तो तुम्हें स्किप नहीं करना है किसी भी चीज़ को। और अगर तुम लोग ISC जाना चाहते हो तब तो उसकी तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में ही है मैथ्स, मैं राइट। इनके लिए सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि अगर मान लो इनको बायो लेना है और मान लो इनके पेरेंट्स नहीं मान लो, मानते कहते हैं कि बायो में स्कोप नहीं है, सिर्फ डॉक्टर वाला ही स्कोप है, तो ये अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें फिर? देखो, डॉक्टर वाला स्कोप भी कोई वो स्कोप नहीं है एक तरह से मैं बोलूँ, है ना, क्योंकि बंदा नीट करता है, उसके बाद वो 5.5-6 साल तक तो वो MBBS करता है, फिर वो फिर से कई बार ड्रॉप लेता है 1-2 साल का, फिर वो 3 साल PG करता है। हाँ, तो जितने में तुम BS, MS, PhD कर लोगे उतना ही लगभग तुमको टाइम वो भी करने में लग रहा है भाई। तो तुमको टेक्निकली टाइम दोनों में बराबर लग रहा है, दोनों में ही तुम्हारे डिग्री के आगे डॉक्टर लग जा रहा है। और यहाँ भी अगर तुम अपर लेवल पर चले जाओगे तो तुम्हारी एक लैब होगी, तुम्हारी वही प्रेस्टीज होगी जो तुम्हारी एज ए डॉक्टर होगी। डॉक्टर तुम्हारे दोनों में ही लगेगा नाम के आगे। वही तो, ये बहुत पुरानी चीज़ वाला जो हुआ बना हुआ है अभी तक। और बात यहाँ पे मतलब सिर्फ पैसे की भी नहीं है, बात है कि तुम एक्चुअल में करना क्या चाहते हो। यस यस, बहुत सारे बच्चे इसलिए नीट में चले जाते हैं, MBBS में चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बायो ली होती है। हाँ ट्रू। ये चीज़ नहीं करनी है। तुमने बायो ली है, तुम्हारा इंटरेस्ट था, पर तुम्हें खुद से बैठ के एनालाइज करना चाहिए कि भाई मेरा इंटरेस्ट बायो में है, पर क्या मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी या ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ, या मैं इकोलॉजी में इंटरेस्टेड हूँ, या मैं किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। तो बहुत क्रिटिकली सोचना चाहिए। वो भी अच्छी चीज़ है, ये भी अच्छी चीज़ है, पर मेन चीज़ क्या है कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ पे लाई करता है। सही बात है, राइट। तो आपको क्या लगता है फिर कि ये जो बच्चे हमें देख रहे हैं ये उखाड़ पाएंगे कुछ? उखाड़ने को तो ये बहुत उखाड़ सकता है भाई, हाँ मेरे को तो भरोसा है, बस ये लग जाए अच्छे से। राइट। तो बच्चों, ये एडवाइस अनलाइक हिमांशु भैया, ये बहुत ही अलग डायरेक्शन की एडवाइस है। आपको दोनों एडवाइसेस को सुनना है, समझना है, बिकॉज टू वन पार्ट ऑफ योर लाइफ वो एडवाइस काम करेगी, टू द अदर पार्ट ऑफ योर लाइफ प्रोबेबली ये एडवाइस काम देगी। और अगर बच जाए कुछ जगह तुम्हारे दिल में तो मेरी एडवाइस भी उसमें डाल लेना, शायद काम आ जाए। समझ रहे हो बात? किसी बहुत अच्छे इंसान ने कहा था दैट हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग, एंड दिस इज द फाइनेस्ट कोट दैट आई एवर केम अक्रॉस। और अगर तुम ऐसे मेंटर से पढ़ के मैम की तरह एडवांस बायोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, हिमांशु सर की तरह एक IITian बनना चाहते हो, तो आप सायस्ट्रा ज्वाइन कर सकते हैं, सायस्ट्रा के कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको नेसेसरी लिंक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, आप वहाँ जाके लिंक्स चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो बच्चों, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी काउंसलिंग की ज़रूरत हो, तो फ्राइडे को मैं भी आता हूँ यूट्यूब पे लाइव, मैम के भी सेशंस चलते हैं काउंसलिंग के, जिनके लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और तो और आप हमारी सपोर्ट टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी भी डिटेल्स आपको नीचे पिन में मिल जाएगी। देखो, आप ही लोग हमारे देश का भविष्य, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपको हर एक चीज़ के बारे में गाइड करते हुए चलें। एडवाइस देना मेरा काम है, लेना नहीं लेना तो तेरा काम है ना, राइट? सो एग्जैक्टली विद दिस आई थिंक वील कंक्लूड, एंड आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे कि सपने जो होते हैं वो नींद में सोते वक्त नहीं देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। कोट पुराना है लेकिन असरदार। तो मिलते हैं हम आपसे आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।